जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता है दोस्तों। यह बीएसएससी इंटर लेवल का खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 8 में आज लाया हूँ। इससे पहले 1 से लेके 7 तक का सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध है। आप सीरियल वाइज देख लें दोस्तों। सीरियल वाइज देखने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। और ये खान सर का बुक में 27 प्रैक्टिस सेट है। इसमें से 20 मॉडल सेट है और 7 प्रीवियस सेट प्रश्न है। और यदि आप लोगों को इस बुक से कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो दोस्तों, तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी बेहतर वीडियो मैं ला सकूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न क्या है ये हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर लोथल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर है। लोथल एक पतन शहर भी है दोस्तों। लोथल एक पतन है यानी कि बंदरगाह है और ये अहमदाबाद के पास स्थित है, भगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल से हमें क्या क्या मिला था? तो लोथल से हमें चावल प्राप्त हुई थी, अग्निकुंड प्राप्त हुए थे, हाथी के दांत प्राप्त हुए थे, 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई थी, घोड़े की मिर्न मूर्तियां प्राप्त हुई थी लोथल से। मोहनजोदड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया है। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो यदि क्या क्या प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो में यदि हम देखें तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्तियां, पुरोहित की मूर्तियां, महाविद्यालय, एक सिंगी पशु की मुद्राएं, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कलिबंगा देखें दोस्तों। कलिबंगा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कलिबंगा हमें हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुई है, राजस्थान के हनुमानगढ़ से। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, अग्नि के हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कलिबंगन से हमें प्राप्त हुए हैं। कलिबंगन की खोज अमरानंद घोष ने किया दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा देखें तो हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा शहर। और ये पाकिस्तान के मोंटोंगरी जिला में है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा है जो सबसे पहला मिला शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला मिला स्थान कौन है? हड़प्पा है। इसलिए इसे कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। और हड़प्पा से हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है, कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है, कांस्य के दर्पण, RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, श्रमिक प्राप्त हुए हैं, श्रमिक के आवास प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो हड़प्पा से इतना चीज जो मैंने बताया दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इन 4 ऑप्शन से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान से इसे देखिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सेकंड नंबर प्रश्न चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश यदि हम देखें कहाँ दिए थे तो बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश पहला सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे और इसकी स्थापना 1875 में इन्होंने किया था। कब? 1875 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें, थियोसोफिकल सोसाइटी देखें दोस्तों, तो इसकी स्थापना किसने किए थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट या मैडम HP ब्लाडबोस्की ने किए थे और इसकी भी स्थापना 1875 में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना 1875 में हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है। कर्नल अलकाट और मैडम HP ब्लाडबोस्की थी। ठीक है। भारत में 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की। ठीक है। तो सबसे पहले भारत में कहाँ था? तो 1882 में अड्यार मद्रास जो स्थान है वहां पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 1875 थियोसोफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज देखते हैं इसमें। बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पंडुरंग है। आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे और इन्होंने 1867 ईस्वी में बम्बई में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पंडुरंग ने। इनकी जो मुख्य बात है, इनकी प्रेरणा से केशव चंद्र सेन 1889 ईस्वी में गोविंद रनाडे भी इस आत्माराम प्रार्थना समाज से जुड़े थे।
आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो प्रार्थना समाज शुरू की गई थी उसमें इनकी प्रेरणा से केशव चंद्र सेन 1889 ईस्वी में इनसे जुड़े और गोविंद नारायण भी इनसे आत्माराम पांडुरंग से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, और यह एक हिंदू धर्म में सुधारक संस्था थी। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हुए और इन्होंने 1867 में बम्बई में किए थे। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थे और मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो हमसे पूछा था सत्यशोधक समाज किसका है? ज्योतिबा फुले का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है क्या? प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया प्रश्न नंबर 4 में 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन है? ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो इसे यदि हम लोग देखें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन? भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किए थे 1931 में। तो ऑप्शन नंबर हमसे पूछा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है 5 नंबर प्रश्न में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? यदि इसे देखें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। वर्ष 1916 में हुआ था समझौता। ठीक है, वर्ष 1916 में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नरम दल और गरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता यदि पूछ लिया आपसे कौन कर रहे थे, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे वर्ष 1916 का। ठीक है, और यह सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें वर्ष 1924 में, तो वर्ष 1924 में क्या खास है? तो वर्ष 1924 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। मात्र यही एक अधिवेशन था, वर्ष 1924 का ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। यह कर्नाटक के बेलगांव में इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे वर्ष 1925 को देखें तो वर्ष 1925 में इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो वर्ष 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था कानपुर में। कहाँ किया था आयोजन? कानपुर में। सरोजिनी नायडू जी ने किए थे और कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन है? सरोजिनी नायडू। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में की थी। परंतु प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी जो 1925 में की थी। ऑप्शन नंबर इसमें 1925 का बारे में बताते हैं दोस्तों, कौन होगा? सरोजिनी नायडू थे प्रथम महिला। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है 1925 से। ठीक है, यदि 1911 का अधिवेशन देखें तो 1911 में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, तो 1911 का जो अधिवेशन था इसकी आयोजन कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ठीक, और 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किए थे दोस्तों। बिशन नारायण धर ने 1911 की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जन गण मन राष्ट्रगान है उसे अपनाया गया था, पहली बार गाया गया था कांग्रेस के 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें यह गाया गया था जन मन गण पहली बार। तो इसमें 1911 से ये प्रश्न बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता कब हुई थी? तो 1916 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में संसद के ब्रिटिश सदस्य कितने थे? तो 7 थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 7 थे और 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश थे दोस्तों, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि 7 के 7 सदस्य ब्रिटेन के थे, यानी ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेज थे, इस कारण इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 को हुई थी दोस्तों, साइमन कमीशन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों, 7 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। कितने सदस्य थे? तो 7 थे। ठीक है, तो इसे साइमन कमीशन है जो कब आया था? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में साइमन कमीशन को स्थापना की गई थी 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में स्थापना हुई थी साइमन कमीशन की, जबकि साइमन कमीशन भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को।
बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन का जो सदस्य थे वो बम्बई कब पहुंचे थे? 3 फरवरी 1928। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बम्बई पहुंचे थे 3 फरवरी 1928 में। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों, गवर्नर नहीं, उस समय वायसराय थे। कौन? तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन के समय में आया था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। ठीक है। और साइमन कमीशन के तहत ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के आंदोलन के समय में ही मृत्यु होती है। और साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसकी जांच के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेतृत्व किए थे सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्वामी सहजानंद ने 1930 में बिहार में किसान आंदोलन के नेतृत्व किए थे। 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौता के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी। तीनकठिया प्रथा से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि इनके कारण खाद्यान्न के संकट के साथ साथ भूमि की उर्वरता शक्ति में भी कमी आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन की स्थापना, आंदोलन की नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो सहजानंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। यदि 1936 में किसान आंदोलन हुआ था जिसे अखिल भारतीय किसान सभा कहा जाता है, तो अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा हुई थी 1936 में। और पहले इसका नाम 1936 से पहले अखिल भारतीय किसान सभा का नाम क्या था? तो कांग्रेस, इसका नाम किसान कांग्रेस था। ठीक है दोस्तों, 1936 से पहले 1936 में नाम, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा। और इसके प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का। और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी ने ही किए थे। और इसके महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा थे। तो 1930 में भी जो बिहार किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व भी स्वामी सहजानंद जी ने किए थे। और अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सम्मेलन के अध्यक्षता किसने किए थे? सहजानंद ने ही किए थे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। कितने राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति। और इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का समाप्त किया था। और अमेरिका के उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से उन्होंने अमेरिका को बचाए थे अब्राहम लिंकन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यदि आपसे पूछे तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तब से भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाया जा रहा था। उस समय ही घोषणा की गई कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। 2015 को यह घोषणा किया गया था। तो 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके साथ संबंधित नहीं थे, यानी कि कौन सा संगठन उन्होंने नहीं चलाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संबंधित थे। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसमें दिया गया है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की न्याय है। 3 प्रकार की न्याय कौन कौन है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है तो क्या बताइएगा दोस्तों? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और कितने प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की समानता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय है। कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय है भारतीय संविधान में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, धर्म, अभिव्यक्ति,
उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना और विश्वास, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो कानूनी अधिसत्ता की परिकल्पना पहली बार प्रस्तुत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हॉब्स ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा और हॉब्स ने इसे प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न में राज्य के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो राज्य के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो अध्यादेश राज्य के राज्यपाल किस प्रकार जारी कर सकते हैं? राज्य सूची पर तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। सामवर्ती सूची पर, इस पर भी कर सकते हैं राज्य के राज्यपाल अध्यादेश। तो आंसर तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में है राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। राज्य एवं समवर्ती सूची पर राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की सूची का वर्णन है हमारे संविधान में। ठीक है, 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और अनुसूची 7 में 3 प्रकार का वर्णन है। 3 प्रकार की सूची का वर्णन है किसमें? तो अनुसूची 7 में दिया गया है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अनुसूची 7 में दिया गया है। यदि इसमें हम केंद्र सूची के बारे में, संघ सूची या केंद्र सूची के बारे में देखें दोस्तों, तो इसमें पहले 97 विषय था, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची के बारे में देखें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब 52 विषय हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 14 में दिया गया है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को प्रेषित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न की ओर। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? वह पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका को जो छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वार्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न में 16 में दिया गया है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति तत्व या राज्य के नीति सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगी। यह कथन किनका है? बैंक के सुविधा अनुसार ही देय होगी, यह कथन किनका है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह कथन किसने कहा था? तो के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था यह कथन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। के.टी. शाह ने कहा था, के.टी. शाह के द्वारा यह कथन कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो विजय रूपाणी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने इस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो एक भी प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का नहीं है? तो इसमें 2 जो ग्रह हैं उनका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उनमें से एक बुध है और एक शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसमें शुक्र है तो शुक्र होगा दोस्तों। शुक्र का एक भी प्राकृतिक ग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और बुध का भी एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि इसमें देखें दोस्तों, बुध को, शुक्र को देख रहे हो दोस्तों, तो शुक्र है जो सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह कहलाता है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह के रूप में किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और शुक्र का जो आकार है, घनत्व है, पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का भाग्नि ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का भाग्नि ग्रह कहा जाता है। शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। ठीक है, इतना प्रश्न शुक्र से बन सकता है दोस्तों। यदि हम लोग देखें, एक प्रश्न और बनेगा शुक्र से। क्या? शुक्र से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि जो शुक्र है जो अपनी घूर्णन गति, शुक्र जो पृथ्वी का जो चक्र, शुक्र है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगाता है। शुक्र ही एकमात्र ग्रह है और शुक्र और यूरेनस ये 2 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह पर जो सूर्य उदय होता है पश्चिम की ओर होता है और शुक्र ग्रह पर सूर्यास्त जो होता है वो पूरब की ओर होता है।
तो इतना प्रश्न आप शुक्र से है दोस्तों। बृहस्पति को देख लेते हैं हम लोग। बृहस्पति जो है, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपनी धुरी पर 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है दोस्तों, ठीक है। और यह जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन, यदि पूछे तो ज्ञानीमीड है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है दोस्तों। यदि हम वरुण ग्रह को देखें, वरुण है, जो वरुण उपग्रह है, इसकी खोज वर्ष 1846 ईस्वी में खगोल जहान गाले ने किया था, ठीक है। इसके चारों ओर शीतल मीथेन बादल की छाया प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसका उपग्रह टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। इसका प्रमुख उपग्रह क्या है? टाइटन है। और सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है? तो वरुण है। तो वरुण के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। यूरेनस को देखें, यूरेनस जिसे अरुण भी कहते हैं, यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सूर्य का या सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है वरुण। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा वरुण, ठीक है। वरुण का अभी हमने बताया था। वरुण इसमें जो सूर्योदय होता है पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, क्योंकि यह सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाती है, इस कारण से ऐसा होता है दोस्तों। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस को या अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो इतनी जानकारी काफी है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में 90 नंबर प्रश्न में, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाली क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे समवर्षा रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। समवर्षा रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ब्राजील में है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश एवं वन क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 में हम मुरादाबाद के कार्यों हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योगों में अपना आला स्थान बनाया है। तो कौन से कार्य के लिए मुरादाबाद विश्व में प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद है जो पीतल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की ओर। टांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो टांगनिका झील है जो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अफ्रीका में टांगनिका झील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे चलकर अंध महासागर में विलय होता है। टांगनिका झील महान अफ्रीका झीलों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 23 में, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? तो बांग्लादेश है भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करती है? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। म्यांमार को ही बर्मा भी कहा जाता था पहले। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश बर्मा या म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में। 24 में दिया गया है, इसे हम लोग देखें 24 में, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR का मुख्यालय में स्थित है। निवेश एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1991 में हुई थी, निवेश जानकारी एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा देश स्थित है? इस देश का पहचान करें आप कि 8 डिग्री उत्तरी एवं 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, उन दोनों के बीच कौन सा देश स्थित है? इस देश की पहचान करें तो वह देश कौन है? वह मेरा भारत देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मेरा भारत देश है। ठीक है दोस्तों, भारत देश की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और यदि हम देखें भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है देशांतरीय विस्तार भारत का। और यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और संपूर्ण भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखें भारत का, तो कितना है?
14 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। यदि पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार देखें, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार देखें तो भारत का कितना होगा, तो 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब की ओर का विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और तटीय सीमा की इसकी लंबाई कितनी है, कुल तटीय सीमा की मुख्य भूमि एवं सागरीय भूमि जो अंडमान निकोबार में है, महाद्वीपीय भूमि को जोड़ दिया जाए तो कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है तटीय विस्तार, परंतु मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है 26 नंबर प्रश्न में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या कहते हैं, सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो कौन सी नदी इनमें से है, तो महानदी, गंगा नदी और कावेरी नदी ये सभी डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपसे गंगा नदी की लंबाई पूछ दोस्तों क्या बताइएगा, तो गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की उद्गम है गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से हुआ है। गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से गंगा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। यदि हम लोग इसमें यदि देखते हैं इसमें महानदी के बारे में, तो महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो महानदी का उद्गम स्थान है जो आपको महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा श्रेणी से हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप हुआ है दोस्तों। यह भी अपनी पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, और इसकी लंबाई 1851 किलोमीटर है। ब्राह्मणी एवं बैतरणी इसकी सहायक नदी है महानदी का। नर्मदा नदी को देखें, नर्मदा है, नर्मदा जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है नर्मदा की। और नर्मदा की यदि हम लंबाई देखें दोस्तों, नर्मदा की उद्गम स्थल देखें दोस्तों, तो नर्मदा है तो विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकली है। कहाँ से, अमरकंटक स्थान से निकली है नर्मदा नदी अमरकंटक से। तो अमरकंटक स्थान से नर्मदा नदी निकली है और यह खंभात की खाड़ी में अपनी पानी गिराती है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। नर्मदा में प्रमुख क्या पॉइंट है, तो जबलपुर में भेड़घाट के समीप कपिल धारा जिसे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। कावेरी नदी के बारे में देखें, कावेरी है जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी को। और कावेरी की लंबाई कितना है, कावेरी की लंबाई 800 मीटर है। कावेरी की लंबाई कितना है, 800 मीटर है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है कावेरी की, तो कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी का उद्गम स्थान है। ये भी अपनी पानी कहाँ गिराती है, तो ये भी अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो डेल्टा कौन ही बनाती है, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 28 में, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा नहीं कह रहा है दोस्तों। इसमें हमसे पूछा गया दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण गंगा कौन कहलाती है, तो गोदावरी नदी है तो दक्षिण गंगा कहलाती है, ना कि दक्षिण की गंगा। जहाँ दक्षिण की गंगा कहा जाए तो कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा कहें तो गोदावरी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि गोदावरी का उद्गम स्थान आपसे पूछे दोस्तों, गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ थी, तो गोदावरी का उद्गम स्रोत है महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी है। दूसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा थी, तो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर दोस्तों, कहाँ 1465 किलोमीटर। और गोदावरी को ही वृद्ध गंगा भी कहते हैं हम लोग। गोदावरी को क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। इसकी सहायक नदियों में देखें तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा और प्रवदा एवं वर्धा है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियों में। सिंधु नदी को देख लेते हैं हम लोग। गंगा और महानदी के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु नदी की उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सैनोख्या बाबा हिमनद के
से हुआ है सिंधु नदी की उद्गम। सिंधु नदी की उद्गम सानुख्या बाबा हिमनद मानसरोवर झील के पास स्थित है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है वो अपनी पानी कहाँ गिराती है, तो अरब सागर में अपनी पानी गिराती है सिंधु नदी अरब सागर में। इसकी लंबाई जो भारत में, इसकी कुल लंबाई सिंधु की कितनी है 2880 किलोमीटर, जबकि भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 मीटर है, 1114 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। यदि हम देखें सिंधु की सहायक नदियों के नाम, सिंधु की सहायक नदी कौन है, तो जास्कर है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है, सिंगर है, गेसिंग है, द्रास है, सतलज है, चिनाव, रावी, ब्यास तथा झेलम, ये सभी नदियां सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर, हमसे पूछा था कि दक्षिण गंगा कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये दिया गया है, तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, उड़ीसा होगा सही आंसर दोस्तों। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उड़ीसा सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहीं पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में ही सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा से भी गुजरती है दोस्तों। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। उड़ीसा में सबसे बड़ी कौन जनजाति है, संथाल जनजाति है, संथाल। यदि उड़ीसा के बारे में आपसे पूछा है दोस्तों, उड़ीसा की जो राजधानी है कौन है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा भारत का राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और उड़ीसा में राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास है उड़ीसा में राज्यपाल। और उड़ीसा में अभी फिलहाल ही चुनाव हुआ है दोस्तों, विधानसभा चुनाव। अभी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इससे पहले अभी मुख्यमंत्री कौन थे उड़ीसा के, नवीन पटनायक थे, नवीन पटनायक थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ठीक है। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 21 है दोस्तों। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। फिलहाल में अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, इसलिए लोकसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में कितना है, 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में 10 है। और उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 147 है उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है। कर्नाटक को देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पे राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु है और 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक को राज्य के रूप में घोषित किया गया था। कर्नाटक के यदि विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 224 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 224 है। कर्नाटक में विधान परिषद भी है दोस्तों, और वहाँ पर कर्नाटक में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है, 75 है। और बिहार में भी विधान परिषद की सीटों की संख्या देखें तो 75 ही है, ठीक है। और यदि कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो कितना है, 28 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 12 है। छत्तीसगढ़ को देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीट हैं उसकी संख्या 11 है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और छत्तीसगढ़ की एक राज्य के रूप में दर्जा मिला था 1 नवंबर 2000 को, और 2000 को 3 राज्यों का दर्जा मिला था दोस्तों। एक छत्तीसगढ़, झारखंड और एक उत्तराखंड, ये 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था राज्य के रूप में 2000 में, ठीक है। और यदि हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, वो विष्णुदेव साय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव साय। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बीवी हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। झारखंड की राजधानी यदि देखें तो रांची है, ठीक है। और इसकी भी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन। झारखंड के विधानसभा सीटों की संख्या 21 है। विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड कितना है, 21 है। और 21 नहीं, सॉरी दोस्तों, विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, यानी 81 है झारखंड में सीटों की संख्या। और झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है झारखंड में। चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। हमसे प्रश्न पूछा था मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है, तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न की ओर। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तूर दाल को अरहर दाल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अरहर के नाम से भी जाना जाता है तूर दाल को। और दाल खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम महत्वपूर्ण स्रोत होता है दाल में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा क्या है, वह जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, पोटेशियम की मात्रा कम होती है। यह उत्तर भारत में गंगा के कोस्टल क्षेत्रों में पाई जाती है।
इस मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं तो बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खदर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजाति के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। भारत के इस दस्तावेज को क्या कहते हैं तो इस दस्तावेज को रेड डाटा दस्तावेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 की ओर। बाजार मांग वक्र होता है, तो बाजार मांग वक्र कब होता है? बाजार मांग वक्र कब होता है ये पूछा गया है। जब व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग हो तो बाजार मांग वक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 में प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश की दौरा किए थे? जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार शपथ लिए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम किस विदेशी देश की यात्रा किए थे? तो याद होगा आप लोगों को दोस्तों, शपथ ग्रहण लेते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ? नेपाल गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 36 में। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य की से संबंधित है? लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा है जो गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गरबा और डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि महाराष्ट्र के बारे में देखें तो महाराष्ट्र का लावनी और डिंडी है। लावनी वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है और डिंडी ये प्रश्न पूछा भी जाता है। राजस्थान के बारे में देखें तो राजस्थान में गणगौर और घूमर, इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों से। गणगौर और घूमर है जो राजस्थान के क्या है लोक नृत्य है। और हरियाणा के लोक नृत्य देखें तो घूमर, लूर और फाग हरियाणा के लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राजस्थान गुजरात का गरबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोगों को दोस्तों इसी प्रकार जीके जीएस को रिवाइज करना है और जीके जीएस एंड स्टैटिक जीएस को पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और भी पब्लिकेशन के बुक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं, उसका 75 प्रश्न मैं करवा चुका हूं दोस्तों। उन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस बुक का 75 प्रश्न मैं करवा चुका हूं और उसका ही प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया हूं। जैसे कि यूटेरिया का दोनों बुक आया है, फर्स्ट एंड सेकंड बुक, दोनों का 75 प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट में दिए हैं उसे मैं अपलोड कर दिया हूं और उसमें 15-15 सेट दिए हुए हैं। दोनों का अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार रूपनी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का मैं 20 सेट उसमें है, उसका भी मैं करवा दिया हूँ। आप लोग उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। उसका भी जीके जीएस आप लोग देख सकते हैं और आप रिवाइज कर सकते हैं। क्रॉन पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट में करवा दिया, उसमें 15 सेट है, उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। उसके भी देख करके दोस्तों अपने जीके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं। और आप जब उसे रिवाइज करेंगे तो आपको जब किसी और भी पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा दोस्तों और बनाने में कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। इससे आपका जीके याद होने का प्रक्रिया दर काफ़ी तेज हो जाएगा और आप जीके में देखें कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसलिए आप लोग उसे उन सभी वीडियो को देख ले दोस्तों और उसके बाद प्रैक्टिस सेट किसी और बुक का करें। देखिए आप लोग को काफ़ी लाभ होगा दोस्तों। आप अच्छा महसूस करेंगे पढ़ने के लिए और पढ़ने का मन करेगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों और हमारे बताए हुए वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी वीडियो दे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे क्यों चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम देखें हम तो क्या है, तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें हॉर्टिकल्चर देखें, ऑप्शन नंबर ए को देखें दोस्तों, तो हॉर्टिकल्चर क्या है? रेशम के कीट के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। रेशम के कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। सॉरी, रेशम के कीट में हॉर्टिकल्चर होता है अनाज, फूल और पौधों को उगाने को लेकर बनाने के लिए जो मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हम सेरीकल्चर के बारे में बता रहे थे आपको। हॉर्टिकल्चर है हॉर्टिकल्चर जिसमें अनाज, फूल और पौधे को उगाने के से लेकर के बनाने के लिए उनकी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट केचुआ की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तन करने हेतु केचुआ के नियंत्रित वातावरण पाला जाता है, इसी को वर्मी कल्चर कहते हैं। इसी को कहते हैं वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुओं को जो खाद्य के रूप में पाला जाता है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर के बारे में बता दिए। सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर है जो रेशम के कीटों के अध्ययन किया जाता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा था मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका की खोज
की गई थी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और इसके बाद ल्यूमेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की सबसे पहली बार खोज किसने किया था? तो ल्यूमेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। पास्चुराइजेशन है एक क्या है? पास्चुराइजेशन क्या है? तो पास्चुराइजेशन है क्या? तो निम्न एवं और उच्च तापमान का उपचार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, निम्न और उच्च तापमान का उपचार। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें 14 नंबर प्रश्न दिया है। 14 नंबर प्रश्न में श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग नाक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। श्वसन तंत्र का पहला अंग क्या है? नाक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न की ओर। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधमनी है जो हृदय के बाएं भाग से, कहाँ? हृदय के बाएं भाग से, जिसे बायां निलय कहते हैं, वहां से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 42 में भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। तो भ्रूण का जन्म देना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग प्रसव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में। एड्स एक जनित रोग से है। तो एड्स कैसा रोग है? तो एड्स है जो विषाणु जनित रोग से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एड्स HIV वायरस से होता है दोस्तों, HIV वायरस से होता है। ठीक है, और यह एक संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग यह किससे होता है? तो विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है, वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 47 को देखें। 47 में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो इसमें से बीज उत्पादक पौधे कौन सा है? तो वह ब्रेड मोल्ड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 में विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यदि इसे देखें तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन बी और सी दोनों जल में विटामिन घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रतौंधी किससे होता है? तो रतौंधी हो गया आपको विटामिन ए की कमी से, सूखा रोग विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 में गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है किस प्रकार? तो द्रव्य के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न की ओर। एसआई मात्रक में वोल्ट्जमैन नियतांक का मान क्या है? एसआई मात्रक में वोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक 1 क्या होगा? 1.38 गुना 10⁻³ जूल पर किलो होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होता है? तो इसमें त्वरण शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इस ग्राफ के अनुसार पिंड एक समान वेग से चलता है, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में हो, वेग और समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में हो, 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगले भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 59 प्रश्न की ओर। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर किस पर? वो जो रॉकेट है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, संवेग संरक्षण। 51 में देखते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न की ओर। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो गतिज ऊर्जा है जो आपको चलती हुई कार का उदाहरण है। चलती हुई कार भी एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण भी खिंचाव मुक्त
उपरोक्त रबर बैंड, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उपरोक्त में से सभी गतिज ऊर्जा है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, यदि इसे देखें तो ध्वनि की तीव्रता है जो किस प्रकार निर्धारित होती है, ध्वनि की तीव्रता है जो आपको आयाम से संबंधित निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, आयाम से निर्धारित होती है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि के शरीर के कंपन यानी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। एक ध्वनि जोर से होती है यानी क्योंकि कंपन का आयाम अधिक होता है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया गया है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वजन का 6वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मान लीजिए किसी पृथ्वी पर किसी पिंड का वजन 60 kg है, तो चंद्रमा पर उस पिंड का वजन क्या होगा, 10 kg होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 54 में प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई है, प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रस्थापता मापांक की एसआई इकाई न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, परंतु ऑप्शन ए दिया हुआ है न्यूटन है, तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों, प्रस्थापता बल का न्यूटन होता है। प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई है, तो प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, पास्कल होता है इसका एसआई इकाई। प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई क्या होता है, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, पास्कल। 55 में पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होती है। पानी से जो बनता है बुलबुला, उस बुलबुले में जो चमक होती है वो किस कारण होती है, प्रवर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, या प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के द्वारा। तो पानी में जो बुलबुला बनता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 56 ऑडियोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। तो कंपास किससे संबंधित है, उसी प्रकार तो कंपास है जो दिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन के माइलेज को मापने के लिए किया जाता है, और कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 57 में एक पदार्थ की जल में विलेय ताप बढ़ाने के से घटती है, वह पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है जिसको जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, गैस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में अधातु बताइए, इनमें से कौन सा अधातु है, इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें फ्लोरीन है जो क्या है, अधातु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एफ क्या है, अधातु है। आवर्त सारणी का 17 समूह में जो प्राप्त तत्व हैं ये सब क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से अधातु कौन है, फ्लोरीन, एफ है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 59 में निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है, इन तीनों कणों में, चारों कणों में से तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। नेक्स्ट को चलते हैं इसमें 60 नंबर प्रश्न में। 60 में दिया गया है बीई, बीएमजी तथा एआईएल में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। तो इन सभी में से द्वितीय आयन विभव किसका है, तो सबसे अधिक है। तो द्वितीय आयन विभव है जो आपको बेरिलियम का है, बेरिलियम का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बी का है, किसका है, बी का है, बी यानी किसका, तो बोरॉन का है। बी यानी बोरॉन का सबसे अधिक आयन विभव सबसे अधिक है। बीई यानी बेरिलियम, बी यानी बोरॉन, एमजी यानी मैग्नीशियम, एएल यानी एल्यूमिनियम। तो किसका है, ऑप्शन नंबर ए, बी का है यानी बोरॉन का है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम देखें, इसमें दिया गया है 61 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि इसे देखें तो कौन सा कथन गलत है, इसमें दिया गया है 61 नंबर प्रश्न। 61 में दिया गया है कि पीत रस अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए कथन गलत है। इस पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पीत रस अम्लीय नहीं होता है। पीत रस क्या होता है, क्षारीय होता है। पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। अमाशय रस में अम्लीय होता है, अमाशय रस अम्लीय होता है। पीत रस क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 62 देखें, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन क्या है, तो अमोनियम आयन एक क्या है, तो इसे यदि देखें तो अमोनियम आयन एक संयोजी अम्ल है, एक संयोगी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमोनियम आयन एक क्या है, संयोगी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है क्या, इसमें दिया गया है 63 नंबर प्रश्न में। 63 में दिया गया है रासायनिक परिवर्तन KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक
6 घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा, 6 घट जाता है। 64 में लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है। लोहे के कलई के लिए जिस धातु के उपयोग किया जाता है ताकि लोहा को जंग रखने से रोका जाए तो वो कौन धातु है, जिंक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर जिंक है। जिंक का कलई किया जाता है, ठीक है, जिसे यस्दीकरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 65 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इन सभी 4 ऑप्शन में से जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन नहीं है। देखिए, कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। यूरेनियम है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। 66 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 66 में दिया गया है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जानवर से जो प्राप्त होता है बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन है, मानव द्वारा बनाया जाने वाला नायलॉन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन है, नायलॉन है। और इसका निर्माण 1931 में किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था, 1931 में। और इस कोयले, पानी और हवा से इसका निर्माण किया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 67 नंबर प्रश्न में बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो उस वकील का नाम क्या है जो लाभप्रद पद छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। वो वकील का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र कुमार जो थे, राजेंद्र कुमार अपने वकालत छोड़कर भारत में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए गए थे उसमें उन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 68 में बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, उन्होंने गाजियाबाद में किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 70वां प्रश्न के दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा। किस वर्ष तक बना रहेगा, तो वर्ष 2030 तक सबसे बड़ा निर्यातक बना रहेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न की ओर, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती के से संबंधित है। कटक शहर है जो किस प्रख्यात हस्ती के शहर है, तो कटक है जो आपको सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कटक सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है। 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू के इतिहास परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता प्रभावती थी। ठीक है दोस्तों, तो कटक में किनका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को हुआ था। तब 1897 ईस्वी में 23 जनवरी को। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 23वां प्रश्न की ओर, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। तो टीपू सुल्तान है जो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। ठीक है, और इसी स्थान पर टीपू सुल्तान ने इनकी मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 को, जो टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के स्थान में ही मृत्यु हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी के बारे में दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 में निर्वाह मजदूरी के बारे में दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 40 नहीं, ये आंसर गलती होगा दोस्तों, अनुच्छेद 40 में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा दोस्तों। अनुच्छेद 40 में तो पंचायती राज के बारे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 43 में दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 43 में यानी 43 में निर्वाह मजदूरी के बारे में दिया गया। निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग के बारे में दिया गया अनुच्छेद 43 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी के बारे में दिया गया है। ठीक है, यदि हम अनुच्छेद 40 को देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों के लिए पंचायती राज की स्थापना के बारे में दिया गया है, या ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 41 जब देखें तो अनुच्छेद 41 में क्या है, तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम करने के लिए दिया गया। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 को देखें दोस्तों, अनुच्छेद 42 को देखें, कार्य न्याय संगत हो, मानवीय दशा हो और प्रसूति सहायता हो। अनुच्छेद किसमें दिया गया है,
तो अनुच्छेद 42 में दिया गया है। तो ये सब किसका है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यदि इसे देखें, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों, तो इसमें यदि हम देखें तो कौन सा होगा बक्सर का युद्ध में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको भारतीय इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों, और वो भी चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज मध्यकालीन इतिहास है, उसमें अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो में डाल चुका हूँ, और उसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे दोस्तों। आप लोग को यदि उसे देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। और उसी प्रकार भारतीय संविधान का भी मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरी बुक को समाप्त कर चुका हूँ। वो भी प्रीवियस प्रश्न है उसमें भी दोस्तों, और घटना चक्र बुक से मैं लाया हूँ। पूरी घटना चक्र बुक प्रीवियस सेट के तौर पर मैं उसे अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों। जहाँ भी आपके ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी हो सभी जगह शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और छोटा डेट भी पूछता है कभी कभी दोस्तों, बक्सर का युद्ध में 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और मुगल बादशाह नवाबों की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज का जो कौन थे, अंग्रेज की तरफ से कौन थे सैनिक? तो वो हेक्टर मुनरो थे। ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1576 को देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1761 देखें दोस्तों तो 1761 में आप याद कीजिए, तो 1761 में क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों। 1756 में देखें तो 1756 में काल कोठरी का घटना हुई थी। काल कोठरी का घटना हुई थी 1756 में। तो हमारा आंसर क्या बक्सर का युद्ध 1764 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समन्वयी धर्म में दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही का धर्म किसने स्थापना की थी? तो अकबर ने 1882 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 76 में विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्जी या यांगजी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और यह एशिया का सबसे लंबी नदी है। एशिया का सबसे लंबी कौन है? तो यांगत्जी या यांगजी नदी है। ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह चीन में बहती है दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन है, ये नील है। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेजन है और तीसरे स्थान पर यांगत्जी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 77 नंबर प्रश्न की ओर। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। तो पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। 1931 में रिलीज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आलम आरा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके निर्देशक कौन थे? अदर्सी ईरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 में। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह जो हुआ था, कब हुआ था? ब्रेक्सिट पर वर्ष 2016 में, जून 2016 में ब्रेक्सिट पर कब हुई थी? जनमत संग्रह हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 79 में। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या होगा वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में? तो 2020 में भारत की रैंकिंग है 63। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 80 नंबर प्रश्न की ओर। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जापान की संसद को हम लोग द नेशनल डाइट कहते हैं। द नेशनल डाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 81 को 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी के समय जो लागू हुआ था वो व्यापगत का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन सा सिद्धांत था? व्यापगत का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1848 में व्यापक का सिद्धांत आया था और हड़प नीति इसी को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 82 क्यों 82 नंबर में क्या कहा गया? 82 नंबर प्रश्न की ओर। 82 में दिया गया है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो कौन से पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाता है? तो हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 83 में क्या कहा गया है दोस्तों?
निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल देखें वो कौन है, तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन नहीं है भारत में? तो भारत में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन नहीं है? चार मीनार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। चार मीनार है जो भारत का विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। लाल किला, एलिफेंटा गुफा और ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, परंतु चार मीनार जो हैदराबाद में है इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अन्य को शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 84 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया है। किस वर्ष को आधार मानकर डीपीआई निर्मित किया है? तो ये डीपीआई निर्मित किया है किस वर्ष को आधार मानकर? वो मार्च 2018 को आधार मानकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या गया है? नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या गया? भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के महान्यवादी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यह प्रश्न पूछा गया है। यदि इसे देखें तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत के सभी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है उन्हें, ये भी सही है। और उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये गलत है, ये गलत है। हमसे कौन कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कथन सत्य नहीं है। डी को देखते हैं। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं किसी भी सदन में, परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। तो हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जितना अधिक शेयर करें, जहां भी ग्रुप है सभी जगह शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो में लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।